राम राम, क्या हाल चाल है भाई सबके। आज फिर आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर आया हूं। और जिस समय की ये कहानी है, मेरा ख्याल है आप सब लोगों की भी कुछ ना कुछ कहानी जरूर रही होगी। ये कहानी है मार्च 2020। मेरा ख्याल है आप सब लोगों को कुछ ना कुछ याद आ गया होगा। जी, ये कहानी लॉकडाउन के टाइम की है। तारीख थी 21 मार्च और मैं रहता था मुंबई। मेरी वाइफ मेरे पास आई हुई थी और मेरी वाइफ का ट्रांसफर हो गया था दिल्ली से हैदराबाद, इसलिए वो मेरे पास थी। वो 21 तारीख की हमारी टिकट थी मुंबई टू हैदराबाद और 21 तारीख को मालूम पड़ ही गया था कि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू है। चूंकि हमारी टिकट हो रखी थी और उन्हें वहां ज्वाइनिंग करनी थी तो जाना भी जरूरी था। खैर जी, 21 तारीख की रात को हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी 9:50 की मुंबई से और हम दोनों ट्रेन में सवार हो लिए। रात गुजरी और सुबह हम लोगों ने ट्रेन में से देखा कि जो भी शहर या जो भी कस्बा जो रास्ते में पड़ा, सब पे सन्नाटा पसरा हुआ था। रास्ते में जितने भी स्टेशंस थे, पब्लिक के नाम पे शून्य था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ उतरने वाले लोग थे, चढ़ने वाला कोई नहीं था। तो सब 22 तारीख की दोपहर में वो ट्रेन हैदराबाद पहुंची। हम लोग हैदराबाद स्टेशन से बाहर निकल कर आए तो घर जाने के लिए हमें कुछ नहीं मिला, ना कोई ऑटो, टैक्सी, बस, कुछ भी नहीं। पुलिस वाले से जब पूछा तो उसने बताया कि सर कुछ नहीं मिलेगा, आप लोगों को पैदल ही जाना पड़ेगा। और फिर हम लोगों ने जो है पैदल चलने का ही फैसला किया। लगेज के नाम पे हमारे पास 2 ट्रॉली बैग थे। हमने करीब करीब 4 किलोमीटर पैदल सफर तय किया अपने लगेज के साथ और हम दोनों घर पहुंचे। अब असल में कहानी यहां से शुरू होती है। वो जो घर था वो मेरी वाइफ को उनके जो जानने वाले थे उन्होंने रेंट पर दिलवाया था और वो फोन पर ही सारी बातें हो गई थी। और वो घर जो था वो बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन था और घर था 3री मंजिल पर। जब हम लोग घर पहुंचे और घर देखा, अच्छा घर था, सुंदर घर था। सारा कंस्ट्रक्शन उसका कंप्लीट हो चुका था सिवाय खिड़की और दरवाजे के। चौखट थी लेकिन दरवाजा नहीं था। खिड़कियां लगी हुई थी लेकिन खिड़कियों में पल्ले नहीं थे। और ये बात है 23 तारीख की। और 23 तारीख को ही ऐलान हो गया था कि 24 तारीख से यानी कि नेक्स्ट डे से लॉकडाउन लग जाएगा। उस घर में एक अदद पंखा भी नहीं था और हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जिससे हम गर्मी का इंतजाम कर सकें। अब आप समझ सकते हैं कि 2 ट्रॉली बैग में हमारे कपड़ों के अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। तो साहब 24 तारीख से लॉकडाउन लग गया। ना हमारे पास पंखा था, ना बर्तन थे, ना गैस थी, कुछ भी नहीं था, ना सोने के लिए बिस्तरा था, कुछ भी नहीं था। हाँ, हमारे पास एक छोटा सा, एक पतला सा ब्लैंकेट था और एक चादर थी जिसको हम फर्श पे डाल के उसी पे सोते। हाँ, ये अलग बात है कि वो फर्श जो है 1-2 दिन के बाद जो है वो चुभने लगा था और पीठ अकड़ने लगी थी। हमारे जो लैंडलॉर्ड थे वो थे यादव जी। पंखे के नाम पे उनके पास एक पुराना सा बड़ा जो छोटे साइज के जो कूलर होते हैं वो था। और उस कूलर में खाली एक पंखा था। जो 3 तरफ जो पैड लगे होते हैं वो पैड भी नहीं थे और पंखा भी बहुत धीरे धीरे चलता था, मर के चलता, घर 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 घर। और उसका इंतजाम भी मेरा ख्याल है 3-4 दिन के बाद हुआ। 3-4 दिन तक हम लोग बिना पंखे के गर्मी में वैसे ही सोए। और खाना बनाने का कोई कुछ साधन तो था नहीं, ना गैस थी, ना बर्तन था, कुछ नहीं था और बाहर लॉकडाउन लग चुका था। तो हम लोग जो साथ में जो थोड़ी बहुत बिस्किट और नमकीन जो कैरी कर रहे थे, खाली वही खाते थे। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि जो हमारे लैंडलॉर्ड थे उनकी अपनी डेयरी थी। उनका भैंसों और गायों का ना तबेला था उनका, और वो बिल्कुल घर के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। तो वहां से हम गाय का 1 लीटर दूध ले आया करते थे और जो नमकीन और बिस्किट जो थे उसी के साथ 2-3 दिन गुजरे। और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि मेरे ख्याल है थोड़े से फ्रूट्स भी हमें कहीं से मिल गए थे। हाँ, तो वो जो कूलर जो था वो कूलर की हवा इतनी तेज थी गुरु कि उस कूलर को ना हम बिल्कुल अपने सर से सटा के बिल्कुल
तब सोते थे, तब उसकी थोड़ी बहुत हवा आती थी। 4-5 दिन इस तरह से निकले। अब हुआ ये कि मेरी वाइफ जब पहले रहती थी हैदराबाद, क्योंकि 3 साल के लिए दिल्ली गई थी, उससे पहले हैदराबाद में उनकी पोस्टिंग थी, तो यहां पर उनकी एक बूढ़ी अम्मा जानने वाली थी। तो उन्होंने उन अम्मा को फोन किया और उनसे पूछा कि अम्मा, आपके पास कोई एक्स्ट्रा सिलेंडर या फिर कोई गैस का चूल्हा रखा है, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम निकल जाए, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो हम लोग जाके परचेज कर लेंगे। तो एक अच्छी बात ये हुई कि जो अम्मा थी उनके भी यहाँ पे किराएदार रहते थे, और उनमें से एक किराएदार जो था वो लॉकडाउन से कुछ दिन पहले अपने घर चला गया था, और लॉकडाउन की वजह से वो वापस नहीं आ पाया। तो उसका गैस और सिलेंडर खाली रखा था। तो अम्मा ने हमारी वो हेल्प करी और उस किराएदार का वो गैस का सिलेंडर और चूल्हा वो हमें दिया। हम दोनों गए थे और जाकर वो दोनों चीजें वहां से ले आए थे। अब ये था कि हमारे घर में खाना बनने लगा था। क्योंकि मेरी वाइफ कैंसर की पेशेंट है, तो इसलिए वो नीचे उनका जाना होता नहीं था। सब्जी वगैरह और फ्रूट्स वगैरह मैं लेने जाया करता था। उसमें क्या था कि अगर आप लोगों को याद हो तो गवर्नमेंट ने जो है कुछ वो घंटे की, शाम को 1-1.5 घंटे 2 घंटे के लिए जो है वो परमिशन दे दी थी कि उस समय लोग जो है सामान खरीदने जा सकते हैं। तो उस टाइम पर मैं जाया करता था। हमारे घर के पास ही एक बड़ी सी एक शॉप थी, जो उस एरिया में खाली वही शॉप खुलती थी और जिसपे अच्छी खासी भीड़ लगी रहती थी, लाइन लगती थी। जैसे आपको याद होगा कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लोग खड़े होते थे, वहां से मैं सामान लेकर आता था। लेकिन गुरु, एक कमाल की चीज जो मैंने महसूस की, शायद आप सब लोगों ने भी वो चीज अपने अपने इलाकों में महसूस की होगी। जो इलाका पहले पब्लिक से बिल्कुल पटा रहता था, वो बिल्कुल खाली था। और उसका असर ये हुआ कि जो खुशबू इस समय आती थी, वो खुशबू पहले कभी नहीं आई, कभी मैंने महसूस नहीं की। और आज भी जब मैं उस इलाके में जाता हूं, उस बाजार में जाता हूं, उस सड़क पे जाता हूं, तो आज भी वो खुशबू नहीं आती जो वो खुशबू लॉकडाउन के टाइम पर आया करती थी। यार कमाल की खुशबू थी वो। मेरा ख्याल है पोल्यूशन नहीं था, भीड़ नहीं थी ना, तो धीरे धीरे चीजें जो क्लीन होने लगी थी, तो शायद जो ओरिजिनल जो खुशबू है, मेरा ख्याल है वो आने लग गई थी, जिसको मैं आज भी महसूस करता हूं। लेकिन अब वो खुशबू नहीं आती है। तो खैर वहां से मैं सामान लेके आने लगा। और हाँ, इस बीच में एक अच्छी बात ये हुई कि जो समय हमें कभी नहीं मिला आपस में बैठ के बात करने के लिए, या जो इतना समय हम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, कभी एक साथ नहीं गुजारा था, 24 घंटे हम जब लोग साथ थे तो एक दूसरे को समझने में, हालांकि इतना पुराना संबंध, इतना पुराना रिश्ता, लेकिन इस समय पहचानने में और समझने में और ज्यादा चीजें आगे ग्रो की। अब इस बीच में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने ना थोड़ी कुछ परमिशन दे दी थी वही शुरुआती दिनों के अंदर, अगर आप चाहें तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज ला सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिन थे और पब्लिक की डिमांड आ रही थी कि कूलर या आपका पंखा वगैरह जो है उसकी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो गवर्नमेंट ने थोड़ी सी परमिशन दी थी। तो हम दोनों गए थे वहां से बिग बाजार, बिल्कुल हमारे घर से बिग बाजार दिखता था, वॉकिंग डिस्टेंस पे बिग बाजार था। हम दोनों वहां पर गए और हम दोनों ने वहां से खरीदा एक फैन। हम लोगों ने बिग बाजार वालों से रिक्वेस्ट भी की थी कि कुछ थोड़ा सा और सामान ले लें, लेकिन उन्होंने जो है परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने खाली फैंस के लिए ही परमिशन दी है। तो हम लोगों ने वहां से एक पंखा खरीदा था और उस पंखे को जब लगाया था तो तब जाके थोड़ी सी राहत हुई थी, क्योंकि जो कूलर था वो 4-5 दिन चलने के बाद वो कूलर की पंखड़ियां भी नहीं घूमती थी। और अब एक हल्की सी डंडी लेकर जब मैं उसके पंखे में मारता था, टन से मारता था, तब जाके वो कर 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 तब जाके वो घूमना शुरू होता था। खैर पंखा आया तो तब जाके थोड़ी राहत सी हुई, क्योंकि गर्मियों के दिन तो थे ही। अब इस बीच में क्या हुआ कि यार सिगरेट पीता हूं तो सिगरेट पीने की भी तलब उठती थी। तो इसमें एक अच्छी बात ये हुई कि हमारे घर के सामने एक लड़का था जिसका बेंगलोर से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था किसी आईटी कंपनी के अंदर, और वो नया नया यहाँ पर आया था और वो भी लॉकडाउन के अंदर फंस गया था। वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उसका। तो उसने कहीं से सिगरेट्स का अरेंजमेंट किया था, तो इसी बहाने मुझे उससे सिगरेट्स मिल जाया करती थी।
इस तरह से महीना सवा महीना निकला और गवर्नमेंट्स ने जो है उस समय जो है कुछ मजदूरों के लिए, लेबर क्लास के लिए, अगर आप लोगों को याद हो तो ट्रेन भी चलाई थी। तो और मुझे और मेरी वाइफ को लगा कि क्यों ना हम लोग भी एक बार ट्राई करें कि शायद हम लोगों को भी घर जाने का किस तरह से कहीं कोई मौका बन जाए। तो मैं और मेरी वाइफ हम दोनों गए। नहीं, असल में ये हुआ था कि एक दिन मेरी वाइफ का मेरे साथ ना नीचे बाजार जाने का मन था। हम दोनों नीचे जब आए थे तो हमने देखा था कि हमारे पास का जो पुलिस स्टेशन है उसके सामने ना काफी पब्लिक बैठी हुई है। तो पूछने में पता चला कि ये सब लोग जो हैं ये अपने अपने घर जा रहे हैं और गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेन चलाई हैं। तो यार हमें एक थोड़ी उम्मीद सी बंधी। हमें लगा कि जब ये लोग जा सकते हैं तो फिर हम भी जा सकते हैं। भाई यहाँ इस बेगाने शहर में यहाँ पड़े पड़े ऐसे क्या फायदा है, उससे बढ़िया ये है कि अपने गाँव चलते हैं। तो हम दोनों हिम्मत करके पुलिस स्टेशन में गए और हम दोनों ने वहां पर बात की पुलिस वालों से। तो पुलिस वालों ने कहा कि यहाँ तो ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, आप एक काम कीजिए, यहाँ से ना अपना काचीगुड़ा में जब आप लाइन क्रॉस करेंगे तो वहां पर एक सेंटर बनाया हुआ है और वहां पे जाके ना आपको अपना पहले नाम लिखवाना पड़ेगा। तो आप वहां जाइए और वहां से संपर्क कीजिए। तो साहब नेक्स्ट डे मैं और मेरी वाइफ हम लोग काचीगुड़ा गए उस सेंटर पर जहाँ के वो बनाया गया था। वहां जाने के बाद जब वहां के ऑफिशियल से बात की तो बात करने के बाद उन्होंने ना हम दोनों को पहले तो नीचे से ऊपर देखा और जब उन्होंने देखा, और आप यकीन मानना, पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ को बोला, उन्होंने कहा कि मैडम ये जो ट्रेन चल रही है ये मजदूरों के लिए है और आप दोनों दिखने में कहीं से भी मजदूर नहीं लगते हो। हालांकि हम दोनों ने बड़ी रिक्वेस्ट की लेकिन हमारी रिक्वेस्ट का कोई असर नहीं हुआ और फिर फाइनली हम दोनों ने मना कर दिया। तो हम अपना सब मुंह लटका के दोनों घर आ गए और इस तरह से ये समय गुजरता रहा। अब हुआ ये कि मेरे ख्याल 1.5 महीने के बाद गवर्नमेंट ने शुरू में 15 ट्रेन अनाउंस की थी, 15 राजधानियां, जिनमें से मेरे ख्याल 7 अप थी और 8 डाउन, ऐसा कुछ था। तो जब गवर्नमेंट ने अनाउंस की सारी चीजें तो हम दोनों भी तो 5-6 किलो के बड़े खुश हुए और उन्होंने डेट भी अनाउंस कर दी थी। तो साहब मैंने और मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने मोबाइल पे टिकट बुक करने के लिए जैसे लॉगिन किया IRCTC की साइट पर, तो जो साइट थी ना वो हैंग हो गई, वो कोई टिकट बुक नहीं हो रही थी और लगातार हम लोग ट्राई कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से रात को जाके हमारी टिकट बुक हुई बेंगलोर दिल्ली राजधानी में। तो साहब बहुत खुश हुए, जान में जान सी आई। नेक्स्ट डे की हमारी ट्रेन थी, हम लोगों ने अपना सामान पैक किया। अब सवाल ये था कि स्टेशन तक पहुंचेंगे कैसे। तो यहां भी ईश्वर ने साथ दिया। हम जिस जगह रहते थे उसी गली में एक ऑटो खड़ा हुआ हम लोगों ने देखा था और हम लोगों ने उस ऑटो वाले से बात की और हमने उसे कोई बागनी नहीं की। उससे सिर्फ एक ही बात बोली कि भैया हमें, हमारी जो ट्रेन है और हमें सिकंदराबाद स्टेशन पे जाना है, आप बता देना आपको कितने पैसे चाहिए। उसने कहा जी 500 रुपये लेंगे। भाई साहब हमने कहा डन। नेक्स्ट सुबह उसको हमें पिक करना था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन थी, मेरे ख्याल 6:30-7 बजे की सुबह की ट्रेन थी और उसको 5 बजे हमारे पास आना था। और हम लोग मेरे ख्याल हम लोग पूरी रात सोए नहीं थे सुबह जाने के चक्कर में। और जो है सुबह जब उसका इंतजार कर रहे थे तो उसका ना तो उसका फोन आया कुछ और ना वो आया और हमारे दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि उसका फोन आया और उसने कहा कि मैडम जी मैं आ रहा हूं, और वो फाइनली वो हमारे पास आया और उसने हमें सिकंदराबाद स्टेशन के बाहर छोड़ा। सिकंदराबाद स्टेशन के ना 2 रास्ते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन के अंदर भी 2 हैं, एक सराय काले खां की तरफ है और एक निजामुद्दीन की तरफ है। जैसे नई दिल्ली में एक पहाड़गंज की तरफ है, एक कश्मीरी गेट की तरफ है, वैसे सिकंदराबाद में भी है। तो सिकंदराबाद में जिस रास्ते से उस दिन एंट्री थी सभी पैसेंजर्स की, स्टेशन से बाहर मेन रोड तक करीब ये मेरे ख्याल है काफी लंबा डिस्टेंस पड़ जाता है और वहां पे पैसेंजर्स इकट्ठा थे। और जब हमारा ऑटो वहां पर पहुंचा तो यकीन मानना वहां पर इतनी पुलिस फोर्स थी
कि जैसे किसी वीआईपी की मूवमेंट हो। रिक्शे वाले ने हमें वहां पे ड्रॉप किया और वो चला गया, और वहां पर लंबी सी पैसेंजर्स की लाइन लगी हुई है, और हम लोग जो है उस लाइन में लग गए। और जितने भी जो 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 पुलिस के जो ऑफिशियल्स थे या फिर पुलिस के जितने भी जो जवान थे, वो बहुत ही केयरली और बहुत ही पोलाइटली सब लोगों से ट्रीट कर रहे थे, जो कि नॉर्मली ये लोग करते नहीं है। तो वो भी मंजर अपने आप में बड़ा कमाल का था। तो फाइनली वो लाइन धीरे 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 जो है वो स्टेशन के मेन गेट तक पहुंची, और स्टेशन के जब मेन गेट पर हम लोग पहुंचे तो साहब वाकई में जो फील आया वो मतलब वैसा ही था कि हम मतलब बिल्कुल वीवीआईपी ट्रीटमेंट था। जहां पर जो है हैदराबाद, मेरे ख्याल है हैदराबाद और सिकंदराबाद का मुझे अंदाजा नहीं है, कमिश्नर एक ही होता है, ये अलग है। वहां पे पुलिस कमिश्नर से भी लेके तमाम बड़े जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो सब के सब मौजूद थे, और बड़े ही मतलब जैसे कि होता ना, जैसे बारातियों का स्वागत किया जाता है, जैसे बारातियों की केयर की जाती है, हम मतलब सभी की इस तरह से केयर की जा रही है। और फिर सारा प्रोसेस होने के बाद अंदर पहुंचे, और अंदर पहुंचने के बाद भी वो लोग जो है बड़े कि नहीं थोड़ा डिस्टेंस पे रहिए और सारी चीजें है ना, और चिंता मत कीजिए, और ट्रेन आ रही है, और मतलब वो कमाल का वो मंजर था उस समय। फाइनली राजधानी आई और हम लोग ट्रेन में बैठे। सिकंदराबाद से दिल्ली का जो सफर था वो बहुत ही तनावपूर्ण था, वो पूरे माहौल में एक अजीब सा तनाव था। रास्ते में जितने भी शहर पड़ते, जितने भी स्टेशन पड़ते, बिल्कुल सन्नाटा, कहीं कुछ नजर ना आए। जिंदगी में ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। मेरा ख्याल इस बात को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते। दिल्ली से मेरे घर का जो डिस्टेंस है वो करीब है 40 किलोमीटर दूर। मोदी नगर, गाजियाबाद और मेरठ के बीच में एक शहर है। अब सवाल यह था कि दिल्ली स्टेशन पर उतरने के बाद हम लोग कैसे जाएंगे। लेकिन ट्रेन में हमें पता चला कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ बसेस चलाई हैं स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से पैसेंजर्स के लिए, ताकि सब लोग अपने अपने घर पहुंच सके। तो ये सुन के थोड़ी हिम्मत सी बंधी। फाइनली हम लोग जब दिल्ली स्टेशन में पहुंचे और वहां से बाहर निकले तो वहां पे बस की फैसिलिटीज थी, लेकिन वो सारी की सारी बसें ना वो दिल्ली तक ही थी वो। और ऐसा भी नहीं कि बहुत सारी बसें थी, लेकिन थी वो अलग अलग लोकेशंस की जो है उन लोगों ने जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने बस की फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करवाई थी। हम लोगों को बस मिली नंदनगरी तक की। नंदनगरी दिल्ली का बॉर्डर पड़ता है। वहां से हम लोग बस में बैठे और नंदनगरी पर उतरे। नंदनगरी पर क्योंकि दिल्ली और यूपी का बॉर्डर था, वहीं पर वो सेम वैसे बैरिकेड्स लगे हुए थे। हम लोगों ने पैदल चल के उन बैरिकेड्स को क्रॉस किया। अब बात ये थी कि यहाँ से घर कैसे जाएंगे, पैदल तो जा नहीं सकते, कोई 2, 4, 5, 10 किलोमीटर का रास्ता तो है नहीं, वहां से भी करीब करीब 30 किलोमीटर का रास्ता है। हम लोगों ने घर फोन किया, घर से भी कोई आने में सक्षम नहीं था। फिर ये था कि चलो कोशिश करते हैं, आते हैं, देखते हैं कि रास्ते में कोई गाड़ी ना रुके। और 50 तरह की जो प्रॉब्लम्स थी, आप सब लोगों को पता ही है कि परमिशन बनवाओ, ये करो, वो करो। हमारे साथ 1-2 पैसेंजर और थे जिन्हें मेरठ जाना था। और वो नंदनगरी, वो जो एरिया जो है वो बॉर्डर का, वो ट्रांसपोर्ट टाइप का एरिया है। तो मुझे आज तक याद है कि जो पैसेंजर जो मेरठ जा रहा था उसने एक लॉरी वाले से बात की, और मेरे ख्याल लॉरी वाले ने उससे शायद 3000 रुपए मांगे थे, और वो अकेला बंदा लॉरी में, ट्रक में बैठ के वहां से मेरठ गया। हमारी किस्मत अच्छी ये रही कि हमें एक वैगनार वाला मिल गया, और उसने हमसे मांगे थे 1500 रुपया। हमने ना इफ की ना बट की, और हमने जो है डन किया, और हम दोनों उस वैगनार में बैठे और वैगनार में बैठ के अपने घर पहुंचे। और घर पहुंचने के बाद गुरु हम लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन ये पूरा जो 2 महीना गुजरा, ये बहुत ही तनावपूर्ण था, और इनमें फिजिकली वो सारी चीजें देखी जो कभी हमने ना तो कभी हमने सोचा था, ना कभी एक्सपेक्ट की थी कि जिंदगी में ऐसा भी समय गुजारना पड़ेगा कि जिस समय आपको 1.5 महीने फर्श पे सोना पड़ेगा, ना खाने के लिए कई दिन तक कुछ होगा, है ना सर पे पंखा होगा। तो फाइनली हम लोग अपने घर पहुंचे। बाकी मेरा ख्याल आप सब लोगों की भी अपनी अपनी कहानियां रही होंगी,
सो ये थी हमारी लॉकडाउन की एक छोटी सी कहानी। तो कमेंट्स में बताइएगा कि कहानी कैसी लगी आपको, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना, और प्लीज मुझे बताते रहिए कि कहानियां कैसी लग रही हैं आपको। और हमेशा की तरह जो मैं अपने ब्लॉग में बोलता हूँ, इसी ब्लॉग में भी उसी बात के साथ अपनी आज की कथा समाप्त करूंगा। राम राम, राम राम।